मैंने लिखी है कौन कौन सी। नंबर 1 है वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 है कालानुक्रम पद्धति, नंबर 3 है वैज्ञानिक पद्धति, और नंबर 4 है विधेयवादी पद्धति। मैंने एक 5 भी और लिख दी, कौन सी, आलोचनात्मक पद्धति में एक 6वीं और लिखा देता हूं, कौन सी, समाज शास्त्रीय पद्धति। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, मैं समझना। अच्छा और भी हो सकते हैं, जाने के साहब जी अकेली हैं, लेकिन मेन यही है, ज्यादातर इतिहासकार ने यही तरीके अपनाए कि हिंदी के कितने कवि हुए, उन कवियों के बारे में क्रम से समझाना, क्रम से लिखना, है ना। इन इतिहास को लिखने का जो प्रयास किया वो किस तरीके से, तो पहला दिया तरीका ध्यान समझना, वर्णानुक्रम पद्धति। अब जो वर्णानुक्रम पद्धति मतलब क्या होता है कि जितने भी इतिहासकार हैं हिंदी के, जिन्होंने भी हिंदी भाषा में साहित्य लिखा है, उन सभी के नाम, अब आप जान रहे हैं हिंदी में वर्णमाला का क्रम क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक चलता है, ऐसे हिंदी में हमने कहा साहब आ से शुरू हुआ और हा तक खत्म हुआ, ठीक है, आ या, तो इस तरीके से जैसे कि वर्णों का क्रम होता है। तो सबसे पहले अपन बाद में नाम रख लें, जो छोटे आ शुरू हो रहा हो, बड़े आज शुरू हो रहा है, छोटी ईद शुरू हो रहा है, बड़ी ईद शुरू हो रहा है, इस तरीके से वर्णों के क्रम के हिसाब से हमने इतिहासकारों, इसमें सुनो, इसमें टाइम वाइम नहीं देखा है कि कौन व्यक्ति कब पैदा हुआ हो सकता है आ वालो अबई पैदा हुआ हो 1900 में, और बा वाला पैदा हुआ था, हमने कहा बा वाला पैदा हुआ था, लाइव क्लास में हूँ, 1 मिनट, सुबह आ नहीं पाओ अपन। तो हेलो, देखो, तो वर्णानुक्रम पद्धति का है भैया कि इतिहासकारा ने उनके वर्ण के हिसाब से जमा, इतिहासकारण है वो रचना, ऐसे अपने इतिहासकार है। कालानुक्रम पद्धति, देखो बात सुनना, सबसे ज्यादा दोषपूर्ण पद्धति है वर्णानुक्रम। देखो भाई, वर्गीकरण हुआ, तब अक्षर अमित सिंह आ गया, भले जाको साहित्य अच्छो है बुरो है, साहित्य है ना, इसने बस मान लो कोई चार दो चार या 4 चौपाइयाँ या 2 4 गाने लिख दिए, लेकिन भाई क्या है वह किस समय का था, पहले आया बाद में आया, समझे नहीं चीजें आप रख दो। कुछ बात है कि वर्णानुक्रम दोषपूर्ण हमें अमनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं किया गया। तुम जहाँ पे देखत रहे ना, थोड़ी सी हल्की सी आवाज कर लेना, ताकि तुम यहाँ कहते रही हो, वो अब मैं तो कोई कमेंट देख नहीं रहा, ना नहीं मालूम चला कि सब रोज इतना जो ताम झाम फैला रहा बेकार हो जाए। 5 6 लाख रुपए खर्च में 4 5 जने ने पढ़ा के, तो मैं तो देख रहा हूँ, मैंने पता नहीं है कहा अपन भैया ने सेटअप जमे वो तो दुनिया देख रही होगी। देखो अब सुनो, वर्णानुक्रम पद्धति समझ गए, फिर आई दूसरी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति मतलब क्या है, काल के हिसाब से, समय के हिसाब से, कि जो कभी पहले पैदा भाई उन्हें पहले रखता है, जो बाद में पैदा भाई उन्हें बाद में रखी। सबसे ज्यादा लोकप्रिय पद्धति कौन सी है भैया, सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकप्रिय पद्धति यही है। लोकप्रिय मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया गया, इसी का किया गया, लोकप्रिय पद्धति यही है। ये कौन सी थी, ये दोषपूर्ण थी, कैसी थी, दोषपूर्ण थी। अब सुनो, तीसरी दी है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति मतलब क्या है कि भाई वैज्ञानिक मापदंडों को मानते हुए, वैज्ञानिकता कायम कैसे होती है भाई, जिसमें जो जो हर जगह सत्य होता है, जिसको सभी सत्य स्वीकार कर लेते हैं, है ना। देखो वैज्ञानिक होने के लिए 2 3 4 चीजें अनिवार्य होती हैं। किसी भी चीज को हम वैज्ञानिक कब कह सकते हैं, उसमें सुनना, नंबर 1 तो उसमें वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होती है भाई, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जैसे आपके 4 ओटी होते हैं क्वेश्चन में, कितने होते हैं, 4। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, है ना, या हमने कहा साहब
योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, आपको चार क्या दे दिए, ऑप्शन दे दिए चार। अब भाई चार में से एक ही सही होगा, इसमें सही होने की संभावना 100% है और गलत होने की संभावना 100% है। अगर आप मोदी लगाओगे तो ही सत्य होगा, चार तीन में से कोई भी लगा दो तो गलत है, मतलब वस्तुनिष्ठता है। और जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है, ध्यान रख लेना, वह वैध होता है। वो क्या होता है, वैध होता है। और जो वैध होता है वही क्या होता है, विश्वसनीय होता है। ध्यान रख लेना, वैज्ञानिक होने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। वो चीजें क्या होती हैं, ध्यान सुनना समझना। वैज्ञानिक होने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, जिसमें नंबर एक क्या होती है, वस्तु निष्ठता। नंबर दो होती है वैधता, क्या होती है, वैधता। नंबर तीन होती है क्या, विश्वसनीयता। देखा पड़ी, वैधता, पॉइंट, विश्वसनीयता, ठीक है। हाँ, एक एक और व्यापक तो है ही, व्यापकता का हो गई व्यापकता। तो वस्तुनिष्ठता समझ ही गया, वैधता, वैध होगा, मान्य होगा, विश्वसनीयता भाई विश्वास करने योग्य होगा, और व्यापकता मतलब जिसमें सब कुछ चीजों को लिया जाए, तो वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, जो सबसे ज्यादा, हम इसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा मान्य है, जिसमें किसी प्रकार का विधेयवादी पद्धति का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। लोकप्रिय होना अलग चीज होता है ना, और विद्वान होना अलग चीज होता है। हो सकता है जो होशियार आदमी है वो लोकप्रिय ना हो पाए। मैं ये कहूँ, ऐसे ही कालानुक्रम पद्धति जो होती है वो बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है ना, सबसे ज्यादा जो जिस योग्यता है वो कौन सी है, विधायक। इसमें क्या होता है कि कवि को देखा जाता है, इसमें अकेले काल के हिसाब से बांट दी, इसमें कवि की क्वालिटी भी देखो, काल, इसमें काल भी देखा जाएगा, समय देखा जाएगा, इसमें कवि के रचनाओं की पद्धति देखी जाएगी, कवि कवि की भाषा शैली देखी जाएगी, कवि की रचनाएं किस कोटि की हैं वो देखी जाएंगी। यानी ये जो विधेयवादी पद्धति है हिंदी साहित्य में, इसे इसे लाने का शुरुआत जिस व्यक्ति ने करी है उसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि विश्व में देखा जाए तो एक फ्रेंच विद्वान है, उसका नाम है तैन, 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 तैन उनका बात का नाम है, उसका नाम हिपोल्ड वाला कुछ है, टेन है। और ये है कहाँ के भैया, ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के। कोई पूछा, कई प्रश्न कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो टेन साहब हैं एक फ्रांस के। ठीक, तो ये आपको समझ में आए। आलोचनात्मक पद्धति वही क्या होती है भाई, कवि दो, आपने कवि की अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसको स्पष्ट तौर पे रखा और उन पे विश्लेषण किया, वो कहलाती है आलोचनात्मक पद्धति। ऐसे ही समाज शास्त्री पद्धति। मैंने कहा इन पद्धतियों को अपनाते हुए ही साहित्यकारों ने, हमारे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया, और बहुत से लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इन चार तरीकों में सबसे फेमस तरीका कालानुक्रम, सबसे दोषपूर्ण तरीका वर्णात्मक, है ना, सबसे सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका, सर्वमान्य तरीका, वो है कौन सा, विधेयवादी। ठीक है, हम अगले पेज पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम उन सभी में से पहली पद्धति की बात कर रहे हैं, किसकी, वर्णानुक्रम पद्धति की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों, लेखकों को उनके वर्णमाला के अनुसार, उनके वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया है, उनके नाम के वर्णमाला। जैसे इस पद्धति का प्रयास करने वाले जो व्यक्ति थे, उनमें ये हैं गार सदा तासी को फोटो लग गओ, ये हैं को गार सदा तासी। गार सदा तासी की किताब आप देखोगे, लंबा चौड़ा नाम हैगा, हिंदुस्तान, इतर इतर फितर इतर, आगे पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो।
तो गार्थ तासी ने क्या काम करो तो कि बहुत से जितने कवि भाई उन्हें इकट्ठे करे, उनके नाम के हिसाब से उन्हें जो है एक किताब में लिख डाले। ना तो उसमें कोई काल विभाजन था, ना उसमें मतलब कोई कवि की रचना की शैली या भाषा की बात करी थी। बस जितने कवि भाई उन सभी कवियों को उसने लिख डाला। तो ये वर्णमाला पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गार्थ तासी ने। दूसरा इसी क्षेत्र में प्रयोग करने वाले थे भारतीय जो साहित्यकार, इनका नाम था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो भी किस पद्धति से लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति से। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले पे चलते हैं। देखो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट पद्धति, मतलब इंपोर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोकप्रिय। सबसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पद्धति है भैया, लोकप्रिय। लोकप्रिय पद्धति जो है वो कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। क्योंकि जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति है ना, इस पद्धति में अपने इसको फोटो को नीचे ले आते हैं बब्बा को। ये बब्बा को आएंगे जॉन अब्राहम ग्रियर्सन को आएंगे, ये हैं जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। और जो तीन भैया आएंगे वो हैं मिस्र बंधु। अब इन तीन ही मिस्र बंधुओं के नाम वो बताओ, बताओ नाम, का नाम है जिनके? इनमें एक हैं, इनमें एक हैं श्याम बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे हैं सुखदेव जी, सुखदेव बिहारी। और तीसरे हैं गणेश बिहारी हैं, गणेश बिहारी। ये तीन हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और भैया गणेश बिहारी। कौन इसमें ऐसे चेंज कर लिया कर ये चेंज? ये अपन अब सीखेंगे धीरे धीरे चीजें, नहीं अभी ये नहीं सीखेंगे, अपन प्रयास कर रहे हैं अपन। अभी देखो मम्मी के पेट से तो कोई सीख के नहीं आए, जितने एक आदमी है सबने प्रैक्टिस कर करके सीखे हैं। पर चूंकि अब अपन पहली बार इस तकनीक क्षेत्र में आए तो सीख रहे हैं। तुम ध्यान ध्यान दो, ये भैया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इनने पहली बार प्रयोग किया था किस हिसाब से बांटे थे कवि ने? टाइम के हिसाब से। भैया हमने कहा साहब आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये जो काल विभाजन का कार्यक्रम शुरू हुआ ना, वास्तव में सबसे पहले क्षेत्र में प्रयास करने वाले व्यक्ति को थे, वे थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बात समझ में आ रही मेरी? अब अब आपसे प्रश्न बन जाए कि भैया बताओ निम्न में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इतिहास लिखने में किस पद्धति का प्रयोग किया? तो आप बताओ, आप लगाओगे कालानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति भैया? कालानुक्रम पद्धति। ये कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। और कालानुक्रम पद्धति तो समझ गए, मतलब टाइम के हिसाब से कवियों को बांटना। अच्छा ये तो विदेशी व्यक्ति हो गए। भारतीय व्यक्ति कौन थे? जो तीन भैया जो बैठे तीन भैया, को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ये सब मिश्र थे, कोई थे मिश्र, तो इसलिए इन्हें कहते हैं मिश्र बंधु। क्या कहते हैं इनसे? भैया हमारे मिश्र बंधु जी हैं, मिश्र बंधु। ठीक है, फोटो सब लगा दिए, आपको नेक अच्छा लगे, अट्रैक्ट लगे, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, लिखी है किताब है ना। तो आगे हम इनकी पुस्तकों को भी देखेंगे, इनकी किताबों के नाम भी देखेंगे कि ये इनने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। और उसमें इतिहास काय के बारे में पुस्तकें हैं जी, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा नहीं यार जास्त में? तुम्हें तुम्हें कैसा लग रहा हो? ठीक है लग रहा हो? कैसी याद नहीं है? चिल्ला नहीं पा रहा है तो तुम तो खूब चिल्लाओ, तुम्हें कुछ नहीं चिल्ला बेगी। अच्छा मैं तुम्हें डांट पा रहा हूँ? चिंता मत करो, वो तो नेक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँ यहाँ पे। तुम जो सोच रहे हो कि तुम कोटबे से बच जाओगे, तो नहीं बच पा रहे। पर माई के करू करेंगे म्यूट, और तुम्हें चार छक दिलू करेंगे। सुनो होमवर्क मिलेगा ही तुम्हें डेली। देखो जा बात ही पक्के मान लियो, जो तुम देख रहे हो वे भी सुन लो भैया। दोनों स्वयं मेरे सामने बैठ कर नहीं पढ़ रहा हो आदमी, तो नंबर तो नहीं आ रहा है। जब बात तो पक्की मान लियो। वो तो चूंकि बदलाव इसलिए करना पड़ रहा है ताकि जनता
होशियार हो गई ज्यादा, यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के मास्टर से ऑनलाइन पढ़ कर जान लगी कि ऑनलाइन पढ़ाई हो लगी। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो, ऑनलाइन टाइम पास होता है। समझ रहे मेरी बात है? अब तुम्हें समझ लोगे, तुम्हें मैं कितने ही प्यार से ये बताऊं। और कल जो मैंने सुनू आके जहाँ तुमने, अब मान लो यूट्यूब वालों ने शौक शौक में पढ़ ली ये चीजें, अरे सर तो बड़ा बता रहा अच्छी है, हमें लोग कालान का पति सही में सारी पति सही में आ गई, लेकिन तुमने उन्हें घर होमवर्क नहीं करो, तुमने याद नहीं करो, तुमसे कल कोई ना पूछे, अपने मन से नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति। मैं रचनाएं देता हूँ पर डे याद करने, और पर डे ही पूछूंगा तुमसे, तुम सोच रहे हो तो पर डे ही पूछूंगा और पर डे ही कूटूंगा। ये इसमें कते मैं सोच रहा, तुम सुन रहे हो यूट्यूब वाले सुने तो अच्छी बात है ना भाई, जे कुटने हैं वो पढ़ भी आए, नहीं कुटने हैं वो यूट्यूब पर पढ़े, क्या दिक्कत है? ये तो यूट्यूब में हाथ डाक नहीं मार पा रहे, जहां तो पहुंच जाए मेरे हाथ। देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रेगसन मिस मिस बंधु, ये कालानुक्रम पद्धति होगी। इसके बाद में अगली पद्धति हमारी कौन सी थी? है वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति की हम बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में काल का ध्यान रख रहे हैं, टाइम का ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखने के साथ साथ पूर्णतः तटस्थ, तटस्थ मतलब पक्षपात नहीं करते, जब कभी तरह झुक तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, बाकायदा पूरी जानकारी लगाते हैं। भाई हमने कह दिया किताब यार पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रबरदाई ने, तो हम भारतीय थोड़ा सा पक्ष में झुक जाएं, पृथ्वीराज चौहान हमारे थे इसलिए हम अब उसके उसके कुछ जो मान लो उसमें बड़ा चलाकर कोई बात करी गई है, अरे भाई बड़ा चलाकर बात करी गई है तो ऐसा होता है कि साहब हमारा राजा निकले और तालाब डोले और सागर हिल जाए और पहाड़ गिर जाए, ऐसा नहीं होता कि एक को मारा दो मर जाए, किसी 10 से मर जाए, ऐसे थोड़ी कोई है ना कि साहब हमने कहते वो तो पृथ्वीराज चौहान के समय का ही हुआ, हो सकता है किताब को बाद में लिखा गया। नहीं, तथ्यों को परखा जाता है, जांचा जाता है, उनकी वैधता, उनकी वस्तुनिष्ठता, उनकी विश्वसनीयता को समझा जाता है, तब जाकर हम उस पद्धति को क्या कहते हैं, विश्लेषण करके उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन काम करने वाले कौन है? ये बब्बा का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनकी नई बनी कौन सा बिल्कुल ही रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हजारी प्रसाद द्विवेदी के 36 को आंकड़ों चलता। लेकिन सुनो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कोई छोटे मोटे विद्वान व्यक्ति नहीं थे, भारी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और उनकी बातों को काट पाए बहुत से लोगों ने काटने का प्रयास किया था, लेकिन कोई नहीं काट पाया। बिल्कुल सटीक ढंग से जिस व्यक्ति ने तथ्यात्मक तौर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नीतिगत विरोध किया और उसे प्रूव किया सबूतों के साथ, वो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इतिहास लिखने का प्रयास किया, वो कौन है भैया? वे हैं गणपति चंद्र गुप्त। ये देख लो, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह का यही फायदा बन के सब चीजें अपने हिसाब से जाते हैं। अब तुम इन्हें एक माहौल में ढल जाओ, बिल्कुल सही माहौल में ढलनी पड़ेगी, और तुम्हें झही मजा आएगा, वहां से पहले ज्यादा मजा आएगा। सब चीज लिखी मिल रही है, मैं बार बार चीज रिपीट कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे क्या बरी हो जाता हूँ, चलो याद कर ली हो। अब वो काम करें, अब मैं चार्ट में झही चार्ट को 10 बार पढ़ूंगा, और तुम लोग मेरे संग हो जाओगे तो चार्ट तुम झही याद होएगो, पहली बात तो क्या हो, झही याद होएगो। और फिर तुम कल याद करके आओ, कल मैं सुनेंगे भी, कल मैं सुनूंगा तुम्हें, कल तुम कुट भी जाओगे तो परसों तुम फिर याद करके आओगे। यानी आपको आधा चीजें तो यहीं याद हो जाएंगी, आधी चीजें तुम घर से याद करके लाओगे। देखो अगली पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति है? विधेयवादी। इस पद्धति में कालक्रम को ध्यान रखते हैं, भाई टाइम ध्यान रखा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है कालक्रम। तो चूंकि कालक्रम एक लोकप्रिय पद्धति ही है और उसे हर पद्धति में फिर स्वीकार किया गया बाद में। ध्यान रखने के साथ साथ यहाँ क्या और देख रहे हैं? साथ साथ कवियों की शिल्पगत, भाई अकेले हो जाए नहीं कि साहब वे पुराने हैंगे सब अच्छे हैंगे, क्या बात नहीं भाई, है ना? कोई बब्बा बूढ़े बब्बा हैंगे, वे कह देंगे भाई बात सही है, बब्बा कहीं जानते ही ना होंगे, नौ मोड़ा मोड़ी बहुत होशियार है, बाकी बात मानी जाएगी? बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई कि विधेयवादी पद्धति सबसे ज्यादा उपयुक्त पद्धति है, और इस पद्धति में टाइम के साथ साथ
सामने वाले ने लिखो का है, शिल्पगत एवं भावगत विशेषताओं के आधार, भाषा शैली कैसी है, भाव कैसे हैं, लेखन की क्वालिटी कैसी है, ये विशेषताओं के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती। अब आपको प्रश्न आए कि बताइए साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, तो वो कौन सी पद्धति है? वो है विदेहवादी पद्धति। सुन, कौन सी पद्धति है? विदेहवादी पद्धति। शिल्पगत का मतलब होता है भाई उसने जो साहित्य में प्रयोग किए हैं, शब्द प्रयोग किए हैं, शब्द कैसे हैं, ठीक है, उसकी शैली कैसी है, उसने कितने अच्छे शब्दों में अपने भावों को प्रकट किया है, क्वालिटी। जब 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 बिल्डिंग बनाई मैंने, बिल्डिंग, और जब बिल्डिंग अपन ऑलरेडी एक दीवार तेज जा रही है, एक दीवार तीसरा जा रही है ना, कहूँ कमरा ढंग से आपने बाइक डिजाइन अच्छी लग रही है। शिल्प मतलब होता है उसकी बनावट, उसकी रचना, है ना। अब जय बिल्डिंग बहुत जगह भाई, मंजिल भी, पर जहां मैं बिल्कुल आगे से बेहतरीन डिजाइन डाल रही, है ना, जहां मैं बिल्कुल फिक्स कमरा हैंगे, आगे से अच्छी लग रही है, सारी सुविधाएं हैं, वो क्या कहलाता है? शिल्प। बात सही हमारी। खानवा ने लिखा, कुछ कुछ लिखा तो है, पर उसमें उसने क्वालिटी देखी, है ना। तो वही है, यह साहित्य लेखन का सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती। प्रश्न फिर से रिपीट करें, सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? विधेयवादी। सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम। सबसे ज्यादा दोषपूर्ण पद्धति कौन सी है? और किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सी पद्धति को स्वीकार किया है? ध्यान समझ लो, किस किस पद्धति ने, वो आपको याद रखना है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? टैन। कौन है? टैन। ये तैन साहब, ये कहाँ के हैं साहब? तैन फ्रांस। ये इनका पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम इनका और बड़ा है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे, पर तैन करके याद कर लोगे तो आपको, आपके काम, आपका जुगाड़ हो जाएगा, आपको आपके एग्जाम में आएगा। तैन, तैन वैज्ञानिक कहा गए हैं भैया, ये जो है विधेयवादी पद्धति के जनक है, आगे विधेयवादी पद्धति ओवरऑल पूरे विश्व में। लेकिन मैं भारत की बात करूं तो भारत में कौन है हमारे? हिंदी कौन है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता फ्रेंच विद्वान तैन है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का पहली बार प्रयोग किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, इसमें काल भी, विधिवत पद्धति में क्या होता है, उसमें टाइम देखा जाता है, उसमें कवि की भाषा शैली, शिल्पगत, उसकी रचना की बनावट, है ना, कितनी गुणवत्तापूर्ण रचना, ये सब कुछ देखा जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपयुक्त, सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती। आई बात सही में? लिखा पढ़ी मत करो तुम, सुनो, जब पूरी पीडीएफ देता हूँ तो मैं घर म्यूट करके। हो गई। अब अगली पद्धति, अगली पद्धति देखते हैं हम। अगली पद्धति है नहीं, 4 पद्धति हो गई अपनी, वो तो कहीं कौन कौन सी हो गई? वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। ठीक है, अब है अगला पॉइंट के हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का आरंभिक रूप। समझ में आ रही है? सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो शुरुआत हुई, सबसे पहले शुरुआत हुई, यानी आरंभिक रूप की बात करें तो हिंदी साहित्य लिखने की वास्तविक शुरुआत तो 1839 से मानी जाती, वास्तविक शुरुआत। लेकिन भाई साहब ऐसी बात नहीं है कि जी मॉडर्न इतिहासकार आए थे, इनने हिंदी साहित्य लिखना शुरू करो हुई, हिंदी साहित्य को इतिहास लिख सको, तो मतलब जो कोशिश के हिंदी के बारे में कितने कितने कवि भाई उन्हें कहा लिखो, ये जानकारी इससे पहले भी थी, पर वो अव्यवस्थित रूप से थी। जैसे आपको याद हो, हम पढ़ते हैं भक्तमाल किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब पढ़ते हैं? भक्तमाल पढ़ते हैं, भक्तमाल। अब बताओ ये कौन की पुस्तक है? ये किताब है नावादास की। किस किताब है? नावादास जी की। अब नावादास जी ने जब किताब लिखी भक्तमाल, तो हमने का काम करो, हम जितने भी भक्त कवि थे, जितने भक्त कवि थे,
उन सारे भक्त कवियों का वर्णन किया कि कबीरदास जी को हुए थे, न काल को, कहाँ पैदा भए थे, कहाँ इनके पिताजी को नाम, कहाँ इनकी माता जी को नाम। जैसे सूरदास के बारे में, नरहरि दास के बारे में, जितने कवि पैदा भए उन सब कवि के बारे में लिखो। तो कहीं ना कहीं वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब चीजें व्यवस्थित करवे में, बिल्कुल जमावे में, यहाँ से जिन लोगों ने काम किया, तो वो 1839 के बाद खास तौर पे आप देखेंगे गार्सा तासी का नाम आएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन नाम आएगा, या फिर बाद में एकदम मॉडर्न आदमी जो बहुत अच्छे तरीके से लिख के गया विधेयवादी पद्धति से, आचार्य रामचंद्र शुक्ला आएगा। और जिसने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई वो आएंगे हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें कुछ किताबें ऐसी भी मिलती हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लोगों ने अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया था। लेकिन वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाए, 1839 में। परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण ला होता है और क्षण तय लक्षण देखे जा सकते हैं। ठीक है, वो तो गैप होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ना, देखे जा सकते हैं। सही में आ गई मेरी बात। कुछ किताबें जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्तमाल, कौन सी किताब, अबे का है कि देखो 2-4 दिन ने उक्ताव अपन जैसो है, तो मैं भी नेक नेक और मुँह भी, तो ज्यादा 2 दिन। और सुनो 2 दिन नहीं हो, क्लास की शुरू में 2 मिनट चलता है, 2-3 मिनट, अब तो फिर रम गए, और रम गए तो फिर तुम जान लो, फिर तो 100 धक्का खाए तमाशा घुस के ही देखेंगे, समझ गए, फिर तो पढ़ाई पढ़ाई साबित ही हुई। अब बेकंगाई किताबें हैं, वे किताबन के नाम बता रहा हूं मैं आपको क्रम से। अब कौन कौन सी किताबें हैं, ये कैसी किताबें हैं जिनमें अपने हिंदी साहित्य को इतिहास मिलता है, भले वो वास्तविक रूप से नहीं है, वास्तविक से इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें जानकारी, जितने भले आदमी भले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, या अपने गार सदा तासी, ये सबरे आदमी ने जिन्हें सपने थोड़ी हो गए थे, कहाँ कवि भय थे, एक बंदे कहाँ किताबें लिखी थी, जिन्हें भविष्यवाणी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं भाव। इन सब ने कछु ना कछु रिसोर्स लिए थे, क्या लिए थे, स्रोत, लिखने के लिए सहारा लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगी, तो उनने भी इन सब किताबों को सहारो लो, तो इन किताबों के आधार पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया। पद्धति कोई सी रही हो, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, है ना, समाज शास्त्रीय पद्धति, या फिर आलोचनात्मक पद्धति, पर ये रिसोर्सेस हैं, ये चीजें हैं, ये स्रोत हैं जहां से उन्हें जानकारी मिली कि जे कवि है भैया, और जे उनकी रचनाएं थी, लगभग इतने टाइम पहले भाई इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, पर क्या क्वालिटी रही। देखिए, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट में झई याद हो जाए, और नहीं होए, नहीं होए तो फिर अपन कल देखेंगे, कल तुम घर से याद करके लाइयो, ना करके आओ कुटोगे, ये पक्का मान के चलना। रचना का नाम 84 वैष्णवन की वार्ता। कौन की लिखी है ये किताब, कौन ने यह किताब लिखी है, गोस्वामी या गोसाई जी द्वारा किताब लिखी गई। इनका पूरा नाम क्या है, गोकुलनाथ, गोकुलनाथ गोसाई, गोकुलनाथ, ठीक, गोसाई लिखी है किताब। कौन सी किताब है, बतरामती, देखता है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये लिखी कौन है, कृष्ण कवि विठल के पुत्र और वल्लभाचार्य पंथ, 84 शिष्य और 252 शिष्य, ये इन लोगों की रचना है। और वेरी वेरी मोस्ट भैया, हर आदमी ये जा पुस्तक याद जो पेपर में 50 भी रहा था, जा तो किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं, कहाँ की, भक्तमाल, और जा किताब है कौन की, नावादास। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि नावादास ने भक्तमाल में कितने भक्तों का, कितने कवियों का वर्णन किया है। सारे नोट्स में आपको पहले पढ़ाया था, सारे नोट्स में सारे फैक्ट हैं, कि नहीं दे, ये चीजें आएंगे वाला आ गए, पीडीएफ भी देख लूंगा तुम्हारी में। वल्लभ दिग्विजय पुस्तक का नाम है, लिखी किसने, यदुनाथ ने, ठीक। कालिदास हजारा, किसने, किसकी किताब है, कालिदास त्रिवेदी की। ये सिर्फ ऐसे ही याद करना है आपको, बाकी आगे हम इनकी डिटेल में देखेंगे कि भाई ये भक्तमाल है तो उसमें कितने कवि हैं, कब लिखी गई, ये बात आगे होगी।
तो ये कौन कौन सी किताब, एक बार फिर से रिपीट करिए। 84 वैष्णवन की वार्ता, गोस्वामी या गोकुलनाथ गोस्वामी या गोसाई द्वारा लिखी गई है। 200 वैष्णवन की वार्ता, कृष्ण कवि, किसने लिखी है? कृष्ण कवि, विठल पुत्र, दोनों की मिलके है वो। हाँ, अरे तो इनके बारे में बताया गया है कि ये 200 विठल पुत्र के 252 शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के 84 शिष्य हैं, इनके बारे में, ठीक है। भक्तमाल नवादास की हो गई, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की है, और कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी की। अब देख सुन, आगे देखो, कविमाला पुस्तक है कौन सी? कविमाला कौन लिखी है? हरि राय तुलसी। हरि राय इन्हें तुलसी भी कहते हैं। कौन सी कवि है? रचना का नाम क्या है? कविमाला। सुंदरी तिलक कौन की है? हरिश्चंद्र की। राग कल्पद्रुम या राग, ये कट गए ये, तो राग कल्पद्रुम है, ये किसी किताब है? कृष्णानंद व्यास देव की। राग कल्पद्रुम किसकी है? कृष्णानंद व्यास देव की पुस्तक, याद ही करना पड़ेगा। राग कल्पद्रुम किसकी है? कृष्णानंद व्यास देव की। और विचित्रोपदेश किसकी है भैया? काक छेदी तिवारी की है विचित्रोपदेश। विद्वान मोद तरंगणी, विद्वान मोद तरंगणी किसकी पुस्तक है? सुब्बा सिंह की। किसकी पुस्तक है? सुब्बा सिंह की। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। एक बार रिपीट करो फिर से। काव्यमाला हरिराय तुलसी की, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास देव की, विचित्रोपदेश काकछिदी तिवारी की, विद्वान मोतरंगणी सुब्बा सिंह की, और काव्य निर्णय भिखारी दास की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये किताबें याद करने ही हैं अपने। ये किताबें काय की हैं? इतिहास लेखन की शुरुआती प्रयास जिन लोगों ने किया ये वो है। हालांकि वास्तविक इतिहास नहीं लिख पाए लोग, पर इन्होंने कहीं ना कहीं कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में उनकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। आगे देखो, भक्त नामावली, तो नाम से हमारा भक्तों के नाम तय होंगे जहां। भक्त नामावली तो कौन की है? ध्रुवदास की। भक्तमाल थी नवादास की, भक्तमाल नामावली ध्रुवदास की हो गई। कवि नामावली तो कवियों के नाम दें, ये कौन लिखी है? सूदन ने, है ना। मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बाबा बेणी माधव की। मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बाबा बेणी माधव की। कवि रत्नाकर कौन की है? माता दीन मिश्र की। कवि रत्नाकर, कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर कौन की है? माता दीन मिश्र की। ए, तो देख लो नेक्स्ट, तो कवित रत्नाकर कौन की है? माता दीन मिश्र की। भक्त नामावली ध्रुवदास की, कवि नामावली सूदन की, मूल गोसाई चरित्र बाबा बेणी माधव की, कवि रत्नाकर माता दीन मिश्र की। ये कौन सी किताब है जिनसे पहले शुरुआत में हिंदी के प्रमुख कवियों या रचनाकारों की क्या मिलती है? हमें जानकारी प्राप्त। आ रही बात से? चलिए, ये किताब आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक। हिंदी साहित्य के, थोड़ा सा इनका ये फॉन्ट मॉन्ट डिजाइन पहले चेक कर लिया करो, ये ऐसी ना आए। हिंदी साहित्य के बैकग्राउंड जाको ब्लैक ये अच्छो है। देखो, तो हिंदी साहित्य के, अरे वाइट कर दे, वाइट ठीक है, वाइट मुझे नहीं दिखा रहा है, किलो करा दिया था, अब दिखा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक। तो सर्वप्रथम लेखक हमारे प्रयासकर्ता जो व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? हमारे गारसा दत्तासी। कौन है? ये है गार्स दत्तासी, ये है गारसा दत्तासी। और दूसरे कौन से? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की किताब का नाम बताओ। शिव सिंह सरोज। सबसे पहले भाई साहब शुरुआत कौन ने करी थी? गारसा दत्तासी। ये कौन से वैज्ञानिक हैं फ्रेंड? उनकी किताब का नाम बड़ा लंबा सा है ना, एंदो ये हिंदुस्तान इतरेतर, को बना के पढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। और ये शिव सिंह सेंगर 1883 में हिंदी के, जैसा इनका प्रयास था लगभग लगभग वैसा ही इनका प्रयास था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार, तो परंपरागत इतिहासकार कौन है? वो है मिश्र बंधु। इन लोगों ने इकट्ठे बहुत सारे कवियों को के बारे में पूरी जानकारी देने की, जैसे भक्तमाल से बहुत से कवि थे, सारे कवि लेके प्रयास।
सच्चे अर्थों में मतलब सुनो, पहली बार टाइम के हिसाब से वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है? तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। इन सभी लेखकों की, पुस्तकों की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी। इन्होंने पहली बार इन्होंने इकट्ठे कर दिया पूरे कवि, लगभग 5,000 कवि के बारे में लिखो। कौन ने? मिस्र बंधु विनोद किताब लिखी है उनने। और इनकी किताब का नाम क्या बताओ? इनकी पुस्तक का नाम बताओ। अब भूल गए? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, है ना, ये इनकी किताब का नाम है। तो ध्यान से सुनो, ये पुस्तक भी आपको याद रखना है। अब तुम इतनी चीजें नहीं भूल रहे, महत्वपूर्ण चीजें नहीं भूल रहे हो। अगला देखो, सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहासकार वे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए, टाइम को अपनाते हुए, आलोचनात्मक शैली को अपनाते हुए हिंदी साहित्य को लिखने का जिन्होंने प्रयास किया है, वो कौन थे? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। पता है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, वो पहली बार जो पुस्तक लिखी थी ना, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स बनवाए थे, और वो नोट्सों से ही फिर उन्होंने पूरी पुस्तक को तैयार किया, बाद में उसका प्रकाशन करवाया। ठीक है। अन्य प्रसिद्ध पांच लेखक, अन्य प्रसिद्ध पांच लेखक जो इन लोगों के अलावा हुए। देखो, पहले एक बार तुम फिर से रिपीट करना। हिंदी साहित्य के आरंभिक लेखन में जो शुरुआत हुई थी, उनमें हमने कहा था, यहां से आगे बढ़ गए, यहां से जो पांच लेखक थे, पांच लेखक कौन कौन से हैं? घासदत्त तासी, इन्हें क्या कहा जाता है? सबसे पहले प्रयास करता है, सबसे पहला इनका प्रयास है। दूसरे में सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयास करने वाले जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो कौन थे? शिव सिंह सेंगर। पहली बार हिंदी साहित्य का वास्तविक रूप से लिखने का जो व्यक्ति ने प्रयास किया था, वो कौन थे? घासदत्त तासी। तो इन्हें क्या कहेंगे? सर्वप्रथम प्रयासकर्ता। इन्हें क्या कहेंगे? सर्वप्रथम भारतीय, सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार जिन्होंने प्रयास किया लिखने का, वो कौन थे? शिव सिंह सेंगर। ठीक है। इसके बाद में हमारे सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार जो पहले से लिखा आ रहा था, उन सबको इकट्ठा करके लिख दिया, वो कौन थे? मिस्र बंधु। आपका नाम मिस्र बंधु विनोद है। और सच्चे अर्थों में, वास्तविक रूप में, जिन्होंने काल विभाजन सहित पहला एक सच्चे अर्थों में वास्तविक प्रयास किया, वो कौन से थे? जॉर्ज। तो घासदत्त तासी ने भी किया था, पर उनका काल के हिसाब से नहीं था, वर्ण के हिसाब से था। इकट्ठे कर दिए सारे कवियों के नाम। शिव सिंह सेंगर ने भी यही किया, और मिस्र बंधु विनोद ने भी लगभग लगभग ऐसा ही किया। टाइम के हिसाब से कवियों को पूरे हिंदी साहित्य का एक काल का विभाजन करना, चारण युग, ये युग, वो युग, सारे युगों के बारे में बताना, ये काम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। और फिर उस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की ही बागडोर को आगे बढ़ाया, और उसमें जो बुराइयां थी उन्हें दूर किया। टाइम के साथ साथ में शिल्पगत, नीतिगत, विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए जिस व्यक्ति ने वर्गीकरण किया, वो कौन थे? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहेंगे? सच्चे अर्थों में परंपरागत इतिहासकार जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से विधेयवादी पद्धति अपनाई। कौन सी आपने अपनाई? विधेयवादी, विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए जिन्होंने जो शुरुआत की, वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। और इसके बाद में इन कवियों के अलावा कौन 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 बात करी अपन ने? घासदत्त तासी, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, मिस्र बंधु विनोद, और अपना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इसके बाद में अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं, सुनो, ये तो होगा मैन मैन आदमी शुरू के। देखो, आपको पता है कि पूरा का पूरा एक पेज नहीं, लगभग 1.5 पेज है
जिसमें सिर्फ उन कवियों के नाम है जिन्होंने हिंदी साहित्य का क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। कम से कम 60-70 किताबें हैं काय की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। लेकिन अपन ये पूरी याद नहीं हो पाएंगी, प्रयास करेंगे सबको पढ़ने का, लेकिन कम से कम ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तो कभी हो जाए। जैसे आचार्य डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल है ना, इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी पुस्तकों की पढ़ेंगे आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई इन्होंने, है ना, और सटीक इतिहास लिखने का प्रयास किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, आज हमने उन जो मैंने आपको कल 4 पद्धति बताई थी, उन पद्धति में कौन कौन लेखक थे और उनमें कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, उसके अलावा कौन कौन से लेखक रहे हैं। कल अब हम इन लेखकों की रचनाओं के बारे में, इन लेखकों की रचनाओं, और सुनो, मैं जो कल पढ़ाने वाला हूं आपको, वो क्या पढ़ाएंगे अपन, काल विभाजन। क्या पढ़ेंगे, काल विभाजन। काल विभाजन है काय का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। भाई किस किस व्यक्ति ने किस हिसाब से काल विभाजन किया है और किस काल को कौन कौन सा नाम दिया है। बात सही में आ रही है आप लोगों को? तो ये हमने देख लिए और आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल से थोड़ा सा और अपन जल्दी से प्रयास करेंगे। अब आपका होमवर्क की रचनाएं हो गई, इनकी पीडीएफ मैं भी आपको डाल दूंगा भैया। यूट्यूब वालों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, शीघ्र ही आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और बाकी कोई समस्या है किसी को भैया, तो मेरे मोबाइल नंबर पे सीधा कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं आप लोग। मोबाइल नंबर नहीं है पता, कोई नया व्यक्ति देख रहा है तो 9893 लिख दिया मैंने, 256325। अपन जो है पूरा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बैच चलाएंगे, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लाने। पूरा का पूरा इतिहास आपको यहीं याद करवाने का प्रयास करेंगे, हो जाए यहाँ बैठ के। जो पढ़ेगा उसे डंडे के दम पे याद हो जाएंगे। बाकी आप लोग अगर अपने करियर की सोचें तो पढ़ लें, याद कर लें। हिंदी साहित्य में समझना और याद करना, और देखा जाए अगर तुलनात्मक तौर पे, तो समझने से बहुत ज़्यादा पार्ट है याद करने का। तो वो आपको हर दिन कुछ कुछ मात्रा में याद करना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डे जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूं, चाहे तो वो हम ये जैसे काल विभाजन पढ़ लें, कुछ ही पढ़ लें, ओटी लगाना बहुत जरूरी है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक अलग से ही टॉपिक खत्म होने के बाद एक 10-50 क्वेश्चनों का एक अलग से ही वीडियो लाइव कर दूं, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके उपलब्ध करा दूंगा। तो अपने हिसाब से करा देखते रहिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। पर वो ठीक है, कुछ हद तक आप अगर आलसी हो तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं बाकी तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि बढ़िया एक पीडीएफ डालो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले टॉपिक पढ़ लो, क्लास में पढ़ लो, अपने हिसाब से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन ने लगाओ, फिर क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगा के भी चेक करो आंसर के सही है कि गलत है, कितने सही कितने गलत, और जो गलत भय हैं गलत का है भय हैं, जा भी देखो और उनका विश्लेषण करो। नहीं ऐसे लगा कर बैठ गए ठीक है, आ गए 8-10 तुक्का सही हो गए थे भी सही मान लें, नहीं। आपने क्वेश्चन लगाया है तो क्या आपने अपने दिमाग से लगा तभी सही हुआ? कभी 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 तुक्के सही हो जाते नहीं हो जाते, वो तुक्के सही हो तो सही मत मान लेना, उससे भी हमें देखना है कि भाई ये सही तो हो गया था, पर ये इसमें क्या कमी रह गई है, हमने कहाँ से, ये हमें याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसको भी जरा रिपीट करो, उसको भी देखो। देखो अब तक जो परीक्षा है थी तुम्हारी, वह थी क्वालिफाई, तो तुम क्वालिफाई कर गए। कछु तो क्वालिफाई करे करा पहले के ही बैठे हैं, तो बेमुलक क्वालिफाई वाले रहेंगे हो, तुम अब मुलक क्वालिफाई हो गए। और सुनो, अब तो तुम 90 नंबर ले आए और तुम क्वालिफाई हो गए, तुम्हें बतरान आ रही है, ध्यान सुन लेना, अब काम नहीं चलेगा। अब तो भैया के 150 में से 130 नंबर आएंगे, कोई सिलेक्शन लेके जाएगो, कितने ही नंबर आएंगे, 125 से कम सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम सोच रहे हो। और जय जय पेपर में क्वालिफाई पेपर में 120 20 22 22 23 24 25 नंबर आए, जय में क्वालिफाई तुम 90 नंबर में तुम खुश हो रहे हो। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम काल विभाजन पढ़ेंगे, कल कल तक के लिए फिर टाटा बाय बाय।